जय हिंद फ्रेंड्स। एनसीईआरटी विद नावेद खान में एक बार फिर आपका अभिनंदन है। तो हम अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी 6 क्लास की एनसीईआरटी को अभी लेकर के चल रहे हैं। ऑलराइट गाइस, और हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मैंने सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जो कि मैंने यहां लिख रखा है, यू कैन सी हियर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ऑलराइट गाइस, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स यानी कि आकृतियां भिन्न भिन्न क्या होती हैं, आज हम उनको समझने वाले हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। और गाइस, जैसा मैंने कि आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं सारी की सारी एनसीईआरटी कराऊंगा और निश्चिंत होकर के आप मेरे साथ देख सकते हैं। कल मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे, ठीक है, सेम नोट्स मैं चाहता हूं आपके पास हो, बहुत शॉर्ट में हो और बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बने हुए नोट्स हों। ऑलराइट गाइस, जिससे कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। अब एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा है, बार बार एनसीईआरटी तो हम नहीं पढ़ सकते। ऑलराइट, और समझदारी भी नहीं है हर बार एनसीईआरटी पढ़ना। उसमें से कुछ एनसीईआरटी जो है उनको हम एडवांस बुक्स के साथ, एडवांस कोर्स के साथ बाइंड अप कर देते हैं, उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ना दोबारा से बहुत मुश्किल भी है, ठीक है, और समझदारी भी नहीं है वो तो। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम अपना चैप्टर नंबर 6, ठीक है, पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम आज की ही वीडियो में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि स्थल पे क्या क्या रूप है पृथ्वी के, कैसी कैसी बनावट है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्या क्या आकृतियां हैं, हम उनको देखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम स्थल रूप। ऑलराइट, स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो इंग्लिश भी कुछ कुछ लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें एक साथ कभी भी प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ऑलराइट गाइस, तो चलिए हम देखते हैं हमारे स्थल रूप होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी बनाते हुए चलिए अपने नोट्स, कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले होते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या है, हमारा एक लैंडफॉर्म है, ओके, एक आकृति है। उसके बाद हमारा क्या है, पठार। उसके बाद क्या है, मैदान। ठीक है, तो हम ये 3 ही आकृति हैं, इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे और इन्हीं को हम समझते हुए चलेंगे। पर्वत को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। इसकी इंग्लिश इसलिए लिखना जरूरी है, जैसे मैंने कल भी बताया था और मैं हर बार बताता हूं कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, हमारा सपोज दैट अगर हम आधा घंटा दे रहे हैं इसको तो 35 मिनट लग जाएंगे, बस इतना ही होगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा इसकी हिंदी इंग्लिश साथ साथ देखते चलेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड वी विल लर्न मोर देन थिंग्स बाय लर्निंग इंग्लिश एंड ऑल्सो हिंदी। ठीक है, तो बाइलिंगुअल अगर हम करते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर भी होता है, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 क्या होता है, पर्वत, नंबर 2 पठार, ठीक है, नंबर 3 मैदान। ठीक है, अभी हम इनको अलग अलग देखेंगे कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है। इनकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे और ये बनते कैसे हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाता हूं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ की 3 लेयर हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली क्या है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली को कहते हैं क्रोड। ऑलराइट गाइस, इसे हम क्रोड भी कह सकते हैं या फिर क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली को हम देखेंगे, क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद इसको कहेंगे मेंटल, यानी कि हिंदी में कहेंगे आवरण, और इसको कहेंगे कोर। कोर भी 2 भागों में है, इनर कोर और आउटर कोर। अभी ये हमने क्या देखा था, ये है क्या है, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाली क्या है, सेमी सॉलिड। ऑलराइट, सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस। सॉलिड का मतलब है ठोस, अर्ध ठोस, और ये पूर्णता क्या है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का मतलब तरल। ठीक है, तो तरल क्या है, तरल इसके अंदर भरा हुआ है क्या, लावा। ठीक है, अब इस लावा को हम अभी देखेंगे कि पर्वत का जब हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो लावा क्या कार्य करता है, लावा से कैसे कैसे बनती है। ये आप अपने बुक के एक साइड में अपने पेज के ऊपर बना लीजिए, उसमें हम अभी देखेंगे कि ये क्या
किस मर्ज की दवाई है ये। ऑलराइट गाइस, तो इसके लिए क्या है कि जो पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं, इनके लिए कौन कौन से बल जिम्मेदार हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, पहले इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, यहां तक हम देखते हैं। सबसे पहले इनको बनने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, इनको बनाने के लिए स्थल रूप बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे स्थल रूप बनने की प्रक्रिया। ऑलराइट गाइस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रोसेस, यहां और लिख देंगे प्रोसेस। ठीक है, ये इसका हो गया फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म प्रोसेस। ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या चीज जिम्मेदार है, इसके लिए दो तरह का बल जिम्मेदार है। अगेन देखेंगे हम कौन कौन सा बल जिम्मेदार है इसके लिए। आंतरिक बल, ठीक है, आंतरिक बल और बाह्य बल, ये दो बल इनके लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए, पर्वत बनने के लिए। ऑलराइट, ये हम देख रहे हैं अभी इसका। ठीक है, प्लेटो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं आंतरिक बल में कौन कौन से बल होते हैं। आंतरिक बल के लिए जैसे मैंने अभी यहां बना करके दिखाया था, जो कोर के अंदर लावा भरा हुआ है, तो आंतरिक बल के लिए क्या जिम्मेदार है, आंतरिक बल के लिए लावा जिम्मेदार है। ठीक है, लावा लिख लेंगे। अंदर होता है पृथ्वी के तो लावा होता है और बाहर आने के बाद मैग्मा कहलाता है। ऑलराइट गाइस, ठीक है, आंतरिक बल में लावा बल जिम्मेदार है। ठीक है, लावा बल जिम्मेदार है। ठीक है, और इससे बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, बाह्य बल में यानी कि इसको बोलेंगे हम इंटरनल फोर्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं इंटरनल फोर्स, इसको बोलेंगे हम एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, लिख लीजिए एक्सोजेनिक फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, इसके लिए लावा जिम्मेदार है और इसके लिए बाह्य बल के लिए क्या जिम्मेदार है, बाह्य बल के लिए जिम्मेदार है दो चीजें, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां दिख रहा होगा, फिर भी मैं बोलते हुए चल रहा हूं, अपर्दन और निक्षेपण। अब ये अपर्दन और निक्षेपण क्या है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, अपर्दन और निक्षेपण। सॉरी गाइस, चलिए एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ऑलराइट गाइस, टेक इट फास्ट। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं, अभी हम और इसी को देखेंगे नीचे। हम अभी पठार को और मैदानों को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी इसी के नीचे यानी कि यहां आप लिखिए, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, यहां इसके नीचे लिखना है, अपर्दन और निक्षेपण के नीचे। ठीक है, नीचे क्योंकि स्थान नहीं बचा है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप उसी के लिए लिखिए, लावा बल से क्या होता है। ठीक है, लावा बल जिम्मेदार है तो उससे क्या होता है, उत्थान होगा। ठीक है, और धंसना। ठीक है, धरती का क्या होगा, लावा बल जब सपोज दैट। ठीक है, मैं पहले लिख दूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे। उत्थान होगा तो क्या बनेंगे, महाद्वीप बनेंगे। ऑलराइट गाइस, महाद्वीप। धंसना होगा तो क्या बनेंगे, समुद्र बनेंगे, यानी कि महासागर बनेंगे। महासागर को हम ओशियन बोलते हैं। ठीक है, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, उत्थान को बोलेंगे अपलिफ्ट। ठीक है, धंसना को बोलेंगे सिंकिंग। ठीक है, SINKING लिख लीजिए गाइस। ठीक है, ये चीजें होंगी। ठीक है, सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर का भूपर्पटी है यानी कि क्रस्ट है। ऑलराइट गाइस, अब इसके नीचे कोई बल अगर लग रहा है, यहां पे क्या है, ये ठोस हो गया, ये अर्ध ठोस हो गया, उसके नीचे हम एक और बल लगा लेते हैं जो कि लिक्विड है। ठीक है, जैसे ये धरती का आप छोटा सा पेपर वेट देख सकते हैं, ये लिक्विड है। अब यहां से लावा क्या है, प्रेशर लगा रहा है, लावा क्या है, तरल है। ठीक है, वो ठोस नहीं है, वो लावा तरल है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो निकलने के लिए वहां से फड़फड़ा रहा है, वो सोच रहा है मैं कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, वो कभी कभी ऊपरी परत को तोड़कर, भूपर्पटी को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे कि ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अंदर से बल लगा रहा है।
ठीक है। अंदर से बल लगाने के कारण भूपर्पटी, हम आगे उसको देखेंगे ठीक तरह से जब हम समझ पाएंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटें कैसे चलायमान होती हैं, ठीक है, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि लावा बल ठीक से कैसे जिम्मेदार है, लावा बल कैसे काम करता है। फिर भी हम यहां मोटा मोटा समझते हैं। तो वो लावा अंदर से जो प्रेशर लगा रहा है उससे भूपर्पटी से कभी उत्थान हो जाता है, कभी धंसना हो जाता है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी में हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अच्छे से अगर समझाना चाहूं तो जो लड़कियां होती हैं उनको खास तौर पे एक्सपीरियंस रहा होगा किचन में, अगर उनको काम करती हैं या चाय वाय बनाती हैं, लड़कों ने भी थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा डेफिनेटली। जिस तरह से हम एक कोई बर्तन लेते हैं, उसको हमने गैस के ऊपर रख दिया, ऑलराइट गाइस, और उसमें पानी है या कोई खाना है, ठीक है, जो तरल है। जब उसमें गैस हम जलाते हैं तो वो गैस से बॉयल होता है, और ऊपर जो एक प्लेट ढकी हुई होती है, वो प्लेट क्या है, या तो अगर वो ठीक से ढकी हुई है तो फिर वो कैसे ना कैसे करके हटने का प्रयास करेगी, ठीक है, क्योंकि अंदर से गैस लग रही है, पानी बॉयल हो रहा है। सेम वही चीज यहां पे हो रही है, ठीक है। हम अपनी पृथ्वी को कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक पतीली है या पतीला है या भगोना, जो भी आप बोलते हैं, और उसके अंदर लावा क्या है, वो पानी है। ऊपर की जो भूपर्पटी है वो क्या है, एक प्लेट है। अंदर से बल लग रहा है, प्लेट हटने का ट्राई कर रही है, ऑलराइट गाइस। तो ये इसके नीचे हो गया, ठीक है। धसेगा तो महासागर बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से महासागर बने हैं उनको हम अभी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, ठीक है। देखिए बड़ी सरल सी इसका उदाहरण हम लेते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के लिए क्या जिम्मेदार है, अपर्दन और निक्षेपण के लिए जिम्मेदार हैं वायु, ठीक है, और हिमनदी और जल, ठीक है। एयर, ग्लेशियर और वाटर। अब बोले सर ये क्या बात हुई, ये कैसे जिम्मेदार हो गए, ठीक है। जब हवा चलती है तो अपर्दन से वो धरती से जो मिट्टी होती है उसको उड़ा करके ले जाती है, उससे भी, हालांकि वो हमें दिखता नहीं है, बहुत स्लोली होता है, बहुत लंबे समय में होता है, ठीक है। अपर्दन उससे वो एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह ले जाकर के डंप कर देती है। खासतौर पे हम उसको राजस्थानी इलाके में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। वहां जो बालू के टिब्बे बनते हैं, जैसे काका का एक सॉन्ग आया है ना, मिट्टी के डिब्बे, वो बहुत बढ़िया सॉन्ग है, मैं अक्सर उसको सुनता हूं, ठीक है। तो खैर अगर आप चाहें तो आप भी सुन सकते हैं, मैं काका को प्रमोट नहीं कर रहा, बट ही इज ए वेरी नाइस सिंगर एंड आई रियली लाइक हिम, ठीक है। तो चलिए, अपर्दन और निक्षेपण से क्या होता है, इसके लिए वायु, हिमनदी और जल जिम्मेदार है। जल कैसे, ये पहाड़ों को, पर्वतों को, जैसे जो जल बह करके आ रहा है पर्वतों से, या ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, वो क्या है, मिट्टी को काट देते हैं एक जगह से। अपर्दन का मतलब होता है उठा करके ले जाना, ठीक है। निक्षेपण का मतलब होता है जमा कर देना, ठीक है। सपोज दैट यहाँ ये धरती है, यहां से अपर्दन किया, इस सारी चीजों ने यहां से उठा ली मिट्टी, ठीक है, ऊपर की परत उठा ली और यहां जमा कर दी। ये हो गया निक्षेपण, जहां जमा कर रही है निक्षेपण, और जहां से उठा रही है उसको बोलेंगे अपर्दन। तो आप और लिख सकते हैं अपर्दन के नीचे, यानी कि उठाना, मिट्टी को, बालू को उठाना, और निक्षेपण जहां जमा करना, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, निक्षेपण को बोलते हैं डिपोजिशन, DEPOSITION, डिपोजिशन, ठीक है। अपर्दन को बोलते हैं इरोजन, EROSION, इरोजन। डिपोजिशन से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि निक्षेपण हो रहा है, और इरोजन से मतलब अपर्दन हो रहा है। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको पूरे को क्लीन करता हूं, ये मैंने समझाने के लिए आपको पॉइंट्स में लिख दिया, आप भी ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने पर्वतों को, ठीक है। पर्वत हमारे कैसे बनते हैं, कौन कौन से पर्वत बनते हैं, ठीक है, और क्यों बनते हैं पर्वत, पहली बात तो ये है। तो क्यों बनते हैं, जवाब मिल गया कि लावा बल जिम्मेदार है उसके लिए। कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से पर्वत बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पर्वत होते हैं तीन, यहां लिखिए फर्स्ट हेडिंग, पर्वत यानी कि माउंटेन। फिर इसको हम तीन भागों में बांटेंगे, ठीक है गाइस। कौन कौन से पर्वत हैं, सबसे पहले देखेंगे हम, ठीक है, बलित पर्वत, उसके बाद भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, या इसे भ्रंश पर्वत भी कह सकते हैं, ठीक है, या भ्रंशोत्थ भी कह सकते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इसकी हम इंग्लिश भी देख लेते हैं साथ साथ, ठीक है, ताकि हम थोड़े से अंग्रेज भी बन जाए। ऑलराइट,
ब्रह्मशोत्य बलित पर्वत को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं ना कि वो इंग्लिश में ही बेहतर समझ में आती है। फोल्ड मतलब हम कहते हैं ना कि टॉवल फोल्ड कर दो, या ये कपड़े फोल्ड कर दो, बेडशीट फोल्ड कर दो, कितनी अच्छी सी हम बोलते हैं वलित कर दो, है ना। उसको भी हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन। ब्रह्मशोत्य को बोलेंगे हम ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम वॉल्केनो माउंटेन, ठीक है। या लावा माउंटेन भी कह सकते हैं, या वॉल्केनो माउंटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। लावा माउंटेन लिख दीजिए आप, ठीक है। अभी हम चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनते हैं, बलित पर्वत कैसे बनता है, और ब्लॉक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और लावा माउंटेन कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ। देखिए अभी मैं इन दोनों को साइड रख रहा हूं। ऑलराइट गाइस, इनको भी हम समझेंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि बलित पर्वत आखिर बनते कैसे हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए देखिए, जैसे हमने अभी बताया, मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए ये क्या है, ऊपर की भूपर्पट्टी है। ऑलराइट, मैं ब्लू पेन यूज करना भूल ही गया, ठीक है। ये क्या है, क्रस्ट या भूपर्पट्टी, भू चटपटी। ऑलराइट गाइस, इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, बल लग रहा है, ठीक है। अंदर से जो लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यहां से बल लग रहा है, किसका, लावा का। लावा यहां भरा हुआ है, लावा का बल लग रहा है। इधर से लगा, इधर से लगा, तो ये क्या हो गया, फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज दैट इफ ये क्या है, भूपर्पट्टी है, ठीक है। ये क्या है, भूपर्पट्टी है। तो भूपर्पट्टी का आप मान लीजिए, ठीक है। अभी इधर साइड से और इधर साइड से, दोनों तरफ से, अब ठीक है, क्या है, बल लग रहा है। तो अगर हम ऐसे बल लगाएंगे तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये धंस गया। तो यहां क्या हो गया, महासागर बन गया। ऑलराइट गाइस, ये धंस गया। अभी हम, ये दूसरा बल लग रहा है, तो हो सकता है बल लगने से धंसेगा ही थोड़ी ना, ऊपर भी उठेगा। बल लगने से ये ऊपर उठ गया, तो यहां क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन। यानी कि ये पेपर क्या है, फोल्ड हो रहा है। ऑलराइट गाइस, पेपर फोल्ड हो रहा है। फोल्ड होने से क्या हुआ, फोल्ड होने से क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन बन गया। ऑलराइट गाइस, अगर ये ऐसे करके, सपोज दैट ये तो भूपर्पट्टी है ना, इसको पता थोड़ी ना कैसे दबेगा। लावा का बल लगा जब दोनों साइड से, है ना, एक प्लेट इधर से आकर के टकराई, एक प्लेट इधर से आकर के टकराई, तो बीच वाली प्लेट का क्या हुआ, भरता निकल गया। और वो भरता निकलने के बाद या तो वो दब गया तो फिर ये नीचे आवरण में चला गया, ये ठीक है, कोर में चला गया, और ये वापस पिघल जाएगा, ठीक है, जो मिट्टी होगी, ठीक है, जो भूपर्पट्टी के ऊपर, ऊपरी क्या है, ठीक है, ऊपर जब अगर ये उठ गया तो ये बन गया फोल्ड माउंटेन। यानी कि आप इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनेगा, ठीक है, मैं आपको कुछ ड्राइंग करके दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार का फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा बना लीजिए, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। कुछ इस प्रकार का फोल्ड माउंटेन बनेगा, ठीक है। इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, जैसे हमारा हिमालय जो है वो फोल्ड ही है। हम उसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसको 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले महान हिमालय, ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से वो 3 लाइन में बना हुआ है, सेम ऐसे ही फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट गाइस, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, बलित पर्वत बनता है, यानी कि फोल्ड माउंटेन बनता है। इसके लिए क्या जिम्मेदार है, इसके लिए आंतरिक बल यानी कि लावा जिम्मेदार है, ठीक है। लावा का संवहन होता है जब लावा, तो फिर उससे प्लेट टेक्टोनिक होती है, यानी कि प्लेट चलायमान होती हैं और प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जब प्लेट्स टकराएंगी तो धंसना, भूपर्पट्टी का धंसना होगा और उत्थान होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे, ये फोल्ड माउंटेन है। वर्ल्ड के 3 बड़े पर्वत कौन से हैं, ठीक है। हिमालय है, एक उसी प्रकार का है, ठीक है। मैं क्या साफ करूं, कहां दिखाऊं आपको, चलिए यही मैं फोल्ड माउंटेन, आपने उम्मीद है बना लिया होगा इसका चित्र छोटा सा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है, हिमालय है, ठीक है, जो कि क्या है, सबसे ऊंचा है। कहां है, एशिया में है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद देखेंगे नंबर 2 रॉकी है, ठीक है। रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत कहां है,
रॉकी पर्वत है नॉर्थ अमेरिका में। ऑलराइट गाइज, ये सबसे चौड़ा है, ये ऊंचा नहीं है बट सबसे चौड़ा है, और ये कहां है? नॉर्थ अमेरिका में। ऑलराइट, उसके बाद है एंडीज। ठीक है, एंडीज, एंडीज कहां है? एंडीज क्या है? एंडीज सबसे लंबा पर्वत है, ये बलित पर्वत की बात बता रहा हूं मैं आपको। एंडीज सबसे लंबा है और ये कहां है? ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए इस प्रकार से, यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि सबसे नवीन वलित पर्वत है ये, हिंदी में लिखेंगे नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। ये तीनों लिख लीजिए आप, यंग वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, यहां मैं और कुछ आपको शो करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अरावली, उनको अलग लिखना है। ठीक है, अरावली और अपलोचन, और एक और क्या है? हिरेशियन। ठीक है, हिरेशियन कहां है? यूरोप में है, ये तो है ही अपना इंडिया में। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है? नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे OLDEST, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीन ये वलित पर्वत है। तो अरावली है, अपलोचन है, हिरोशियन है। ठीक है, हिरेशियन, हमने इसके बारे में तो अरावली पर्वत के बारे में बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी हैं। ठीक है, मुझे ध्यान है कि मैंने 2009 में, हाँ 2009 में, when I was in high school in 10th class, so that time I read a book, उसका नाम मुझे आज भी याद रह गया है, उस बुक का नाम था मेवाड़ मुकुट। ठीक है, मेवाड़ मुकुट, अगर कोई आप में से 9th या 10th में हो, शायद 9th की बुक है या 10th की, मैं इतना अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, हिंदी की बुक है मेवाड़ मुकुट, उसको आप पढ़ करके देखिए। उसमें अरावली पर्वत का जिक्र दिया गया है, जिसमें कि महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो रजवाड़े थे उस टाइम, उसकी मुझे खास तौर पे अभी याद नहीं रहा, काफी लंबा समय हो गया उसको पढ़े हुए, तो उसकी एक बहुत अच्छी सी कहानी दी गई है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट में, और वो मुझे आज भी याद रह गया बुक का नाम। ठीक है, वो तो मेरे यहाँ बैठ चुका है अच्छे से और शायद याद रहेगा ही। ठीक है, उसमें अरावली पर्वत के बारे में दिया गया है, जो अरावली पर्वत हमारा राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, लंबा लंबा है इस प्रकार का कुछ। ठीक है, तो ये था क्या? हमारा वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन। ठीक है, साथ साथ आप लिखते चलें, अदरवाइज आप चाहें, इफ यू वांट सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन। ओके, आई एम गोइंग टू क्लीन अप इट। ऑलराइट गाइस, अच्छा दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मैं अपने चैनल पे इसी पे इंग्लिश भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहें कुछ इंग्लिश की वीडियो देखना, तो आप इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर किसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना है, अभी मैं वहां क्या है कि थोड़ा सा रेडीमेड सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, फ्रेशेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर के देखते हैं, जो तो उनको डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, सीखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू फॉर यू एनीथिंग। ठीक है, ये हमने क्या वलित पर्वत अपना देख लिया, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं अभी। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? ठीक है, यानी कि भ्रंशोत्त पर्वत कैसे बनते हैं? ठीक है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, देखिए हम यहाँ डेफिनेशन इसकी थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, जहां जरूरी है मैं बस वहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन को तो हमने इतने अच्छे से देख लिया कि इसको, ठीक है, बस एक बार रिवाइज कीजिए और हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, भ्रंशोत्त पर्वत को हम देखेंगे और इसके थोड़ी सी हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तब भ्रंशोत्त पर्वत का, जब बहुत बड़ा भाग यानी कि भूपर्वती का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे करके जब वो बढ़ता है, ठीक है, तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। चलिए हम एक बार भ्रंशोत्त पर्वत को भी ड्रॉ करके देख लें क्या? ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर हम ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसको साफ कर देंगे, फिर हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, जब बहुत बड़ा भाग
अभी सिर्फ आप ये लिखिए, ठीक है। अभी मैं जो ड्राइंग यहाँ एक बनाऊंगा उससे पक्का समझ आ जाएगा। जैसे हमने फोल्ड माउंटेन को देखा था, फोल्ड मतलब जो फोल्ड हो गया, ठीक है। उसी को जब हम फिर से ड्रॉ करके देखेंगे वृक्षोत्तर पर्वत को, ब्लॉक माउंटेन को, तो डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड मच बेटर देन इट। इससे ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गलती लिख दिया, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तब क्या है, भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। इसे भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसका लिखेंगे यूरोप का राइन पर्वत घाटी, बॉस्जेस पर्वत, ठीक है। यूरोप राइन पर्वत घाटी, ठीक है। राइन पर्वत घाटी अवलिक बॉस्जेस पर्वत, ठीक है। ये लाइन लिखिए फटाफट। उसके आगे हम देखते हैं, इसमें और भी है दिया हुआ है, ठीक है। ये मुख्यतः तनाव मूलक बल के कारण बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो तरह के बल इसमें काम करते हैं, एक उत्पीड़न बल और एक संपीड़न बल, ठीक है। उत्पीड़न बल का मतलब होता है ट्रांसनल फोर्स, ठीक है। ट्रांसनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। कंप्रेस हम जैसे करते हैं ना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना, तो वही है ये भी, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको। कंप्रेशनल फोर्स और ट्रांसनल फोर्स क्या होते हैं, तनावात्मक बल, ठीक है। और संपीड़न बल, उत्पीड़न बल क्या होते हैं, जिसके कारण ये बनते हैं, ठीक है। महाद्वीप के नीचे अपसरण की सक्रियता के कारण भी इनका निर्माण होता है। यानी कि मतलब है, महाद्वीप जब नीचे धंसती है भूपर्पटी महाद्वीपों की, ठीक है, तब भी इनका निर्माण होता है। इसका भी वही है, धंसने से भी हो रहा है और अपलिफ्टिंग से भी, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है। प्लेटों में दोलन या भ्रंशन के कारण भी इनका निर्माण होता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि हम आगे आने वाले एक चैप्टर है प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी को जब हम देखेंगे तब हमें ये सारी चीजें और अच्छे से विजिबल हो जाएंगी कि पर्वत कैसे बन रहे हैं। ऑलराइट, वर्ल्ड में 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। अभी नई नई प्लेटों का और भी आविष्कार हो रहा है, ठीक है, रिसर्च चल रही है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होता है, नवजात सागरों का निर्माण होता है। तो ये लाइन अच्छी है, लिख लीजिए। नवजात सागर बनते हैं, ठीक है। नवजात सागर बनते हैं। नवजात सागर में कौन सा है, लाल सागर। लाल सागर जो बना हुआ है वो इसी से बना है और सबसे नवजात सागर है। नवजात का मतलब ऐसा नहीं कि वो 10, 20, 50 साल पुराना है, लाखों सालों में भी वो बनते हैं, ठीक है। नर्मदा, तापी, दामोदर, ये हमारी जो नदियां हैं ये भी भ्रंश में बह रही हैं, ठीक है। नर्मदा, तापी, दामोदर, तापी बोल दें या ताप्ती बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। ये भी भ्रंश में बह रही हैं, यहां लिख दीजिए, भ्रंश में बह रही हैं। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर भी मैंने बोल दिया है, भ्रंश में बह रही हैं, ठीक है। ये पर्वत प्लेटों के फटने से बनते हैं, मैंने अभी बताया ना, ये पर्वत प्लेटों के फटने से बनते हैं। यानी कि प्लेट अगर दूर जा रही हैं तब भी बीच में भ्रंश हो जाता है, यानी कि धंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू अनलाइटन यू। सपोज दैट अभी ये डस्टर में नहीं तोड़ सकता, थोड़ी सी इसके लिए मुझे जिम शिम करना पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको ऐसे तोड़ के दिखाता तो फिर ये यहाँ नीचे क्या है, धंस जाता, ठीक है। ये कागज भी फाड़ने से फट ही जाएगा। सपोज दैट ये अगर दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये नीचे ऐसे धंस जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, जिसमें हम देखेंगे सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, सीरा नवाडा, ठीक है, यूएसए में है। इसको आपने लिख लिया। चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको साफ करता हूं। ऑलराइट, इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है, आप इसी के नीचे लिखना। देखिए लिखते हुए चलिए आप मेरे साथ साथ।
देखेंगे हम इसी का एग्जाम्पल, ठीक है, उसी की लाइन के नीचे लिखेंगे सीरा नवाडा। सीरा नवाडा कहां है? यूएसए में है। क्या है ये? सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन का मतलब है सबसे बड़ा भ्रंशोत्त पर्वत है, ठीक है, या भ्रंश पर्वत है, ठीक है। उसके बाद ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है? पर्वत का नाम है, ठीक है, जर्मनी में है। ये पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट से मतलब काला जंगल मत निकाल लेना इसका अर्थ, ठीक है। ये कहां है? जर्मनी में। उसके बाद बोस्जस है फ्रांस में, ठीक है। ये किस चीज के एग्जांपल हम यहां देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण, ठीक है। उसके बाद है बिंद है एमपी में, सतपुड़ा है एमपी में, ठीक है। बिंद पर्वत ये भी कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन। हमने अपने इंडिया में क्या देखा? अरावली को हमने देखा कि वो फोल्ड माउंटेन है, सबसे ओल्डेस्ट, और सबसे न्यू कौन सा है? हिमालय। ऑलराइट गाइस, हमारे इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं बिंद और सतपुड़ा, ठीक है। बिंद प्लस सतपुड़ा ये कौन से हैं? दोनों ही एमपी में हैं। ऑलराइट, ये भी एमपी में है और ये भी एमपी में। एमपी से मतलब मणिपुर नहीं, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, ये कहां है? हमारे ब्लॉक माउंटेन दोनों के दोनों इंडिया में है। सतपुड़ा और बिंद मध्य प्रदेश में है दोनों, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। ज्वालामुखी पर्वत के भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, किसको हमें ड्रॉ करना है? हमें ड्रॉ करना है भ्रंशोत्त पर्वत को, कि भ्रंशोत्त पर्वत कैसे बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम एक छोटा सा यहाँ प्रयास करते हैं बनाने का। मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलें, अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये पर्वत बनते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ऑलराइट, कुछ इस तरह का हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इफ यू वांट सो यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसको मैं और थोड़ी सी इसमें पच्चीकारी करता हूं, थोड़ी सी और यहाँ पे हम देखते हैं कलाकारी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। इसका अपलिफ्ट भी हो रहा है और धसना भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्खंड भ्रंश, ठीक है। उत्खंड भ्रंश, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हॉट, ठीक है, HORST, ठीक है, हॉस्ट कहेंगे इसे, ठीक है। ये जो धस रहा है, ये जो धसने वाला भाग है ये, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। द्रोणिका भ्रंश, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रोबन, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, GROBAN, ठीक है, द्रोणिका भ्रंश, और इसे कहेंगे उत्खंड, ठीक है, ये वाले पार्ट्स को।
ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं हम इसको भी देख लेते हैं एक और अच्छी तरह यहां पे ड्राइंग बना करके। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, भूपर्पटी का एक हिस्सा है। ऑलराइट, अब एक बल ये इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जो प्लेस है ये नीचे धंस जाएगा, जिससे क्या बनेगा, द्रोणिका भ्रंश, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, ये भी द्रोणिका है। ठीक है, ये भी द्रोणिका है। ऑलराइट गाइस, तो इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, इसके लिए बल जिम्मेदार है तनावात्मक बल। ठीक है, ये प्लेट इस तरफ खींच रही है, प्लेट इस तरफ खींच रही है, बीच से क्या होगा, धरती नीचे धंस जाएगी। इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तनावात्मक बल जिम्मेदार है, इसके लिए तनावात्मक बल जिम्मेदार है। ठीक है, अब ये भ्रंश उत्खंड कैसे बन रहे हैं हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा उसको मिटा रहा हूं ताकि और अच्छे से हम चीजों को समझ पाए। देखिए, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, ये भूपर्पटी है, माना ये भूपर्पटी है। ठीक है, इसे कंप्रेशनल फोर्स लगता है, यानी कि संपीड़न बल, संपीड़न बल इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स, और तनावात्मक बल के लिए हमने देखा था, ठीक है, टेंशनल फोर्स, TEN, अगर आप चाहें, इफ यू वांट सो यू कैन राइट डाउन इट, TENSPIONAL, टेंशनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है हमारा, जब इसको हम देखेंगे इस प्रकार से, इसमें बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, दोनों साइड से क्या कर रहा है, इसको भूपर्पटी को बल दबा रहा है। ठीक है, भूपर्पटी को दबा रहा है, तो बीच का ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहेंगे, उत्खंड भ्रंश। ठीक है, उत्खंड भ्रंश कहेंगे। ऑलराइट गाइस, इसको कहेंगे उत्खंड भ्रंश। चलिए देखिए, अभी इससे क्या होता है, जब ये नीचे धसेगा, ठीक है, जब ये इस तरह से धस करके नीचे आ जाएगा, तो इससे ये क्या बनेगा, ये बनेगी घाटी। ठीक है, रिफ्ट वैली इसको बोलेंगे, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट घाटी बोलेंगे इसको। ठीक है, और जो दोनों तरफ ये जगह उठी हुई रह जाएगी, इसको बोलेंगे हम ब्लॉक माउंटेन, यानी कि भ्रंश पर्वत। ठीक इसी तरह से यहां भी होगा कि बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, मैं यहां आपको कुछ थोड़ा सा बना करके दिखाता हूं कि कैसा बनेगा जब ये बल लगेगा तो। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हिस्सा बीच का ऊपर उठ जाएगा, और इसमें क्या है, नीचे धस जाएगा। तो जब नीचे धसेगा तो उसमें क्या बनेगी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में अभी हमने देखा था कौन कौन सी नदियां बह रही थी हमारी, नर्मदा, तापी और दामोदर। 3 नदियां भारत में जो है वो रिफ्ट वैली में बह रही हैं। ठीक है, भ्रंशोत्तर पर्वत में जो हमने देखा था, और इससे क्या है, ब्लॉक माउंटेन बनेगा। ये क्या बन गया, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये ऊपर वाला ये ब्लॉक माउंटेन बन गया, और ये क्या हो गया, ये धस गई है नीचे। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए, रिफ्ट वैली, नर्मदा, तापी भारत की हमने देख ही लिया। ठीक है, राइन वैली जर्मनी में है। इस प्रकार की हम चीजें देख सकते हैं। नंबर लास्ट हमारा एक और रह गया है, ज्वालामुखी। उसके बाद हम चलिए चैप्टर को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम चैप्टर को फिनिश करने का ट्राई करते हैं। ऑल राइट गाइस, थैंक यू, दैट्स ऑल। चलिए देखिए, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इधर उधर की फालतू की बातें भी नहीं करता हूं। सिर्फ आपको पढ़ाने का ही या आपके साथ डिस्कस करने का ही मेरा मोटो रहता है। ठीक है, फालतू की बातें इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है कि 10 मिनट इधर उधर की बातें की, 20 मिनट डिस्कस किया और चलते बने। ठीक है, नंबर हम लास्ट देखेंगे अपना, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, यानी कि लावा माउंटेन। ठीक है, तो जो मैंने सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, उसके लिए लावा जिम्मेदार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, एक ये क्या हो गया हमारा, भूपर्पटी। ऑलराइट गाइस, इस तरह का आप बना लीजिए ब्लैक पेन से। ठीक है, ये हो गया हमारा भूपर्पटी। अब इसके अंदर क्या है भरा हुआ, लावा। ठीक है, क्या है ये, मैग्मा। जब अंदर होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, और जब बाहर आ जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, लावा। ऑलराइट गाइस, अभी जैसे हमने वो प्लेट वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है, अब मैग्मा क्या कर रहा है, ये मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है,
नीचे से ये भूपर्पटी से टकरा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको भूपर्पटी कमजोर नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, इस साइड से गया और ऐसे घूम करके वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये वापस आ जाता है और रोटेट होता रहता है। ऑलराइट गाइस, अगर भूपर्पटी कमजोर है तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ करके यहां से, सपोज दैट ये इसने तोड़ा और ये ऊपर निकल गया, ठीक है। लावा ऊपर निकल जाता है और ऊपर निकलने के बाद कैसी आकृति बनाता है वो उसको हम एक बार देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर यहां से जब लावा निकलेगा ऐसे, तो ऐसे जाकर के गिरेगा। ऑलराइट गाइस, ये लावा इस तरह से दोनों साइड फैल जाएगा, ठीक है, भूपर्पटी के ऊपर। तो इससे जो ये पर्वत बना, ये लावा ऊपर निकलने के बाद पर्वत बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ एक क्रेटर भी बनेगा, एक गड्ढा भी बनेगा, ठीक है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लावा कैसे कैसे बाहर निकलता है, इसका बेंट हॉल कौन सा है, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं इसमें, ठीक है। सक्रिय कब रहता है, ये निष्क्रिय कब हो जाता है, भारत में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा निष्क्रिय है, ठीक है, हम सब देखेंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है, ये जो पर्वत बना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। ऑलराइट गाइस, ये क्या है, ये जो पर्वत बन गया हमारा, ये है, बस यही है ज्वालामुखी पर्वत। ये इस तरफ फैल जाएगा और इस तरफ दूर दूर तक फैल जाएगा। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक ये आगे बहता रहेगा, ठीक है। ये बाहर आने के बाद, अंदर हमने देखा था मैग्मा है, बाहर आने के बाद क्या हो गया, लावा, ठीक है। बाहर आने के बाद लावा हो गया, यही हमारा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। जब पृथ्वी का मैग्मा, ठीक है, भूपर्पटी को तोड़ करके बाहर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, सतह पर आने के बाद वो जम जाता है, ये लेयर वाइज लेयर जमता है, ठीक है। पहले निकलेगा तो यहां गिर जाएगा, यहां गिर जाएगा, फिर यहां जम जाएगा, ऐसे ऊपर होता चला जाएगा और दूर तक जाता चला जाएगा। ऑलराइट गाइस, इसके साथ साथ बहुत सी गैसेस भी निकलती हैं, आप इसको भी एक बार चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, लावा माउंटेन, यानी कि सॉरी गाइस, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ये अंदर है मैग्मा, बाहर आने के बाद हो जाता है लावा, ठीक है। इस प्रकार से ये फोर्स लगा रहा है। ऑलराइट गाइस, और इससे जो बाहर लावा निकलने के बाद जो जम जाता है भूपर्पटी पे, दैट इज कॉल्ड लावा माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा फिनिश करता हूं। आई होप कि आपने ये बना लिया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। अभी हम इसको पर्वत को पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। पर्वत हमने कौन कौन से देखे थे, 3 तरह के पर्वत हमने देखे, ठीक है। बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, भ्रंशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, अभी हमने देखा कि लावा जब मैग्मा धरती के ऊपर आ जाता है तब क्या बनता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। भ्रंशोत्त पर्वत हमने क्या देखा था, भ्रंशोत्त पर्वत पृथ्वी के तनावात्मक और संपीड़न बल के कारण बनता है, जिससे कि पृथ्वी, ठीक है, अगर वो पास पास आ रही है, 2 प्लेटें टकरा रही हैं, तो वहां पे पृथ्वी ऊपर उठ जाएगी और क्या बनेगा, द्रोणिका नहीं, भ्रंश, उससे बनेगा उत्खंड, ठीक है। जब वो ऊपर उठेगा तब उत्खंड भ्रंश बनेगा, और जब नीचे दब जाएगी पृथ्वी, जब दोनों साइड से बल लगेगा, ठीक है, यानी कि संपीड़न बल लगेगा, तो क्या होगा, नीचे धरती धंस जाएगी और द्रोणिका भ्रंश बनेगा, ठीक है। 3 तरह के पर्वतों को हमने देख लिया, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पठार, ठीक है, प्लेटू, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्लेटू, ठीक है। तो ये पठार ऊंची उठी हुई, ठीक है, पठार ऊंची एवं सपाट भूमि होती है, ठीक है। सपोज दैट कुछ कुछ इस प्रकार की होती है, ये बाकी धरती है, ठीक है, बाकी भूमि है। अगर कुछ जगह ऐसा स्थान उठा हुआ है धरती के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार का है, तो ये क्या हो गया, पठार हो गया, जो ऊपर से टेबल नुमा संरचना हो, ठीक है, जो ऊपर से टेबल नुमा संरचना हो, ठीक है। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, तो यहां लिख देंगे भारत दक्कन पठार, ज्यादा हमें नहीं लिखना है, भारत दक्कन पठार, ठीक है, इतना ही लिखेंगे, भारत में दक्कन का पठार है, ठीक है। ऊंची उठी हुई भूमि होती है, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। यहां देखेंगे हम तिब्बत का पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार,
जो कि कितना ऊंचा है, 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, तिब्बत का पठार की ऊंचाई ये है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई तक तिब्बत का पठार है। कहां से, समुद्र तल से। ये जो भी हम ऊंचाई नापते हैं ये समुद्र तल से हम मापते हैं। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन ऑन द प्लेटफॉर्म, वहां एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है, उस पर प्लेटफॉर्म का नाम लिखा होता है और उसके नीचे साइड में एक लाइन लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, 176 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इस तरह से लिखी होती है। उसका मतलब है कि जो समुद्र है, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनसे लेकर के जो समुद्र का पानी है उससे वो जगह उतनी ज्यादा ऊंची है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसी तरह से सेंस देता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद तो पर्वत भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पर्वत क्या है, कुछ इस प्रकार की संरचना में होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की संरचना में है, ये सिर्फ इसी प्रकार की संरचना में है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन वो टेबल नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिस टेबल पे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पठार जो है वो टेबल नुमा संरचना है। ठीक है, इसका हम देखेंगे, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अफ्रीका पठार, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, सोना प्लस हीरा, आगे लिख देंगे प्रसिद्ध। देखिए मैं आपको ये बहुत शॉर्ट्स में नोट्स बनाना बता रहा हूं। ठीक है, ये आप अगर, ये तो मैंने बोर्ड भर दिया पूरा, कितने हैं, 1 2 3 4 ही लेटर हमने लिखे हैं, इससे बोर्ड भर गया। अगर आप पेन से लिखेंगे तो इतनी सी स्पेस में आ जाएगा। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, भारत में छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहां हम लिखेंगे भारत, इस प्रकार से एरो लगाइए, इसका मतलब है कि भारत में। ठीक है, भारत के बाद जो आप हम बोलते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको, कंजक्शन पढ़ते हैं क्या, जैसे इन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, इसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम इसको देखेंगे, जो हिंदी में होते हैं में, का, है, तथा, ये सारे खत्म कर दो। ठीक है, अपने नोट्स में गायब कर दो इन चीजों को, सिर्फ की पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, कीवर्ड्स ओनली। ठीक है, तो हमने क्या देखा, भारत में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, उसके बाद फिर ऐसे एरो लगाइए, और क्या इसमें मिलता है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, लोहा प्लस कोयला प्लस मैग्नीज। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, दैट्स ऑल इनफ। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बनाता है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, तीन ही चीजें लिखना है आपको, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात। बस इतना ही लिखना है, तीन शब्द लिखना है, छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात। इसी से हमें पता लग जाएगा कि छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ऑलराइट गाइस, चलिए यहां तक ये हमारा क्या हो गया, पठार हो गए, इनको हम देख चुके हैं। तो चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, फटाफट हमारा एक और बचा हुआ है, मैदान देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, कि मैदान कैसे बनते हैं, मैदान क्या है, छोटी सी डेफिनेशन हम मैदान के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत ज्यादा हंसाता नहीं हूं, ये मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ कंटेंट मुझे लग रहा है कि मैं ठीक प्रोवाइड कराता हूं। तो जो भी मेरे साथ एक बार बना रहेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे साथ उनको फायदा ही होने वाला है। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी हम देख रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी में लेकर के आऊंगा, और उसके बाद हम सारी की सारी एनसीईआरटी और सब्जेक्ट की भी देखेंगे। ठीक है, मैदान कैसे हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, क्या है मैदान, समतल भूमि। समतल भूमि का मतलब है सिर्फ ऐसी ही नहीं है, एकदम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो पर्वत और पठारों में नहीं गिना जाता है। थोड़ा बहुत से मतलब 10-20-100 मीटर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से ऊंचे होते हैं। ठीक है, क्या है, मैदान समतल भूमि है। ठीक है, समुद्र तल से
200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, मैदान कैसे बनते हैं ये हमें पता चल गया। मैदानों का निर्माण नदियां करती हैं, जैसे भारत में गंगा का मैदान है। ठीक है, गंगा के मैदान में हम देखेंगे गंगा यहां से हिमालय पर्वत से निकल करके इस प्रकार से जाकर के गिर जाती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद इस तरफ सतलज निकल जाती है। ठीक है, गंगा नदी निकलती है हमारे हिमालय पर्वत से होकर के निकलती है। उसके बाद कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सारे पश्चिम बंगाल को सींचती हुई, यानी कि वो गंगा नदी का जो पानी आया है वो ऊपर से मिट्टी ले लेकर के आया है और मैदानों में जमा दी है। ठीक है, जैसे हमने देखा है ना कि बरसात जब ज्यादा होती है तो कुछ मिट्टी ऊपर से धुल करके आ जाती है। ठीक है, और वो नीचे जहां जहां गड्ढे होते हैं उनमें मिट्टी फंस जाती है। उस प्रकार से ये मैदान बने हुए हैं जो कि बहुत उपजाऊ हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहां हमारे ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, मैदानों का निर्माण नदियां करती हैं। मैदान, नदियां, निर्माण। ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट में ही हमें नोट्स बनाना है, पेज नहीं भरना है बहुत ज्यादा। ठीक है, कल मैंने आपको अपने ये नोट्स दिखाए थे जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा जो चैप्टर नंबर 7 रहेगा, हमारा देश। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। ठीक है, उनको हम डेफिनेटली अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके काम की चीजें हैं, तो आप जरूर फॉलो करते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं, और जो भी आपके अगर एक्वेंटेंस हैं, यानी कि जानने वाले हैं जिनके काम की वीडियो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं इन वीडियोस के बारे में। ठीक है, देखिए आप किसी भी एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई सही आपको मिल गया है टीचर, तो आप एक ही को फॉलो कीजिए, दैट इज इनफ, वही नैया पार लगवा देगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कर दिया करो, हर बार बोलना भी ठीक नहीं होता है, इसका मतलब है लाइक कर देना। ठीक है, और बाकी चलिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।